dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. Hello everyone. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग भारत में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए आयकर की कौन सी दरें लागू होंगी इसका अध्ययन करेंगे। इनकम टैक्स रेट applicable in India for the assessment year 2020-21 and 2021-22। स्टूडेंट्स, ये इनकम टैक्स रेट ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है। हर साल के फाइनेंस एक्ट के द्वारा यदि इनमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो वो परिवर्तन किया जाता है। इन्हीं इनकम टैक्स रेट की मदद से किसी एसएससी के इनकम पर टैक्स का असेसमेंट किया जाता है। इनकम टैक्स रेट असेसमेंट ईयर से संबंधित होती है। स्टूडेंट, यदि अभी वर्तमान की हम लोग बात करें तो इस समय जो असेसमेंट ईयर है वह है 2020-21 जो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2020 को ये खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट, प्रत्येक असेसमेंट ईयर में 2 काम करने होते हैं। पहला तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर कर की गणना करना, असेसमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, और दूसरा जो करेंट फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी असेसमेंट ईयर भी तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इस दौरान जो इनकम कमाई जाती है उस इनकम पर टीडीएस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की व्यवस्था करना। अब यदि असेसमेंट ईयर 2020-21 की हम लोग बात करें तो इसमें फाइनेंशियल ईयर जो कि इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इसका टैक्स असेसमेंट होगा, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक जो इनकम अर्न की गई है उसके लिए इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड असेसमेंट इस करेंट असेसमेंट ईयर में किया जाएगा। और इस संबंध में जो इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी वह असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जारी की गई टैक्स रेट लागू होंगी। वहीं असेसमेंट ईयर 2020-21 के दौरान टीडीएस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की यदि बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य जो इनकम अर्न की जाएगी उसके लिए जो टीडीएस की कटौती या टीडीएस का पेमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का जो हिसाब किताब है उसके लिए जो इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगी वह होंगी टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो यहाँ इन दोनों काम के लिए 2 अलग अलग दरों की आवश्यकता पड़ेगी। टैक्स असेसमेंट के लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 की जो रेट्स हैं वो अप्लीकेबल होंगी। वहीं यदि टीडीएस और एडवांस पेमेंट की बात करें तो टीडीएस और एडवांस पेमेंट के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 की रेट्स लगेंगी। तो यहाँ हम लोग जब इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो टीडीएस और असेसमेंट के संबंध में अलग अलग हमें रेट्स जानने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडेंट, असेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए जो निर्धारित रेट्स हैं इनकम टैक्स की वो लगभग सेम हैं। यहाँ इन दोनों असेसमेंट ईयर के रेट्स को देखने का यही दोनों मौलिक उद्देश्य है। तो आइए हम लोग इन दोनों असेसमेंट ईयर से रिलेटेड इनकम टैक्स की रेट को समझते हैं। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के एसएससीज के लिए अलग अलग रेट्स निर्धारित हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जिस वर्ग का अध्ययन करेंगे उसमें शामिल है एन इंडिविजुअल्स, एचईएफ, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो ग्रुप है इसके अंतर्गत इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं या इनके संबंध में जो इनकम टैक्स रेट की व्यवस्था है उसका अध्ययन सबसे पहले हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने
रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी के चैप्टर में ये पढ़ा था कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसेसीज, अर्थात कर का प्रभाव करदाता की निवासी स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। स्टूडेंट, जहां तक प्रश्न है इनकम टैक्स रेट्स की, तो यहां इस वर्ग को दो प्रकार की निवासी स्थितियों में विभाजित करके रेट्स तय किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार है रेजिडेंट अर्थात निवासी और दूसरा प्रकार है नॉन रेजिडेंट अर्थात अनिवासी। स्टूडेंट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी वाले चैप्टर को जो हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि कब कोई व्यक्ति या एचयूएफ या एओपी या बीओआई रेजिडेंट होगा। तो वहाँ हमने बताया था कि इंडिविजुअल या एचयूएफ का कर्ता यानी हेड मैनेजर, एओपी का मैनेजर या बीओआई का मैनेजर यदि निवास स्थान के संदर्भ में दी गई बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी कर देता है तो उसे रेजिडेंट कहा जाता है, निवासी कहा जाता है। यहाँ मैं बेसिक कंडीशन को यदि आप सबको याद दिलाऊं तो इसमें दो कंडीशन है, जिसमें पहली कंडीशन है एन एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट लीस्ट 182 डेज आर मोर, और दूसरी इसकी जो शर्त है, कंडीशन है, वो यह है कि एन एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, अर्थात वह कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो गत वर्ष के दौरान, अथवा गत वर्ष के दौरान वह कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, तथा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त यदि पूरी कर देता है तो वह व्यक्ति या वह एचयूएफ परिवार या वह एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भारत में गत वर्ष के दौरान रेजिडेंट माना जाता है। वहीं यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति, वह एचयूएफ परिवार, एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भारत में गत वर्ष के दौरान अनिवासी माना जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति, परिवार, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल गत वर्ष के दौरान नॉन रेजिडेंट होता है तो उस पर कौन सी कर की दरें लागू होंगी, सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे। स्टूडेंट, इंडियन इनकम टैक्स की एक विशेषता है कि यहाँ जो रेट्स हैं वो प्रोग्रेसिव रेट्स हैं और इनकम टैक्स का असेसमेंट स्लैब के आधार पर होता है। इन दोनों बातों का मतलब यह है कि भारत में निम्न आय वर्ग वाले लोगों को निम्न रेट से या कम दर से आयकर चुकाना होता है, वहीं उच्च आय वर्ग वाले लोगों के लिए उच्च दर से, हाई रेट से इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। और इसके लिए इनकम टैक्स में स्लैब्स बनाए गए हैं, आय के वर्ग बनाए गए हैं, स्लैब्स निर्धारित हैं। उन स्लैब्स के आधार पर ही रेट्स निर्धारित हैं। कोई करदाता किस स्लैब के अंतर्गत है या उसकी आय किस स्लैब के अंतर्गत है, उस स्लैब के लिए निर्धारित जो रेट्स हैं वही वहाँ पर अप्लीकेबल होती हैं। यहाँ यदि नॉन रेजिडेंट की बात करें तो नॉन रेजिडेंट का जो पहला स्लैब है वह है इफ़ द इनकम ऑफ एन एसएससी इज इक्वल टू आर लेस देन 2,50,000, अर्थात यदि करदाता की आय 2,50,000 रुपये या उससे कम है तो इस पर जो रेट्स है वो नील है, जीरो। इसको हम लोग एग्जेम्पशन लिमिट मानते हैं, यानी 2,50,000 रुपये की सीमा तक जिसकी इनकम है उसे इनकम टैक्स नहीं देना है, उसे किसी प्रकार का कोई कर भुगतान नहीं करना है।
वहीं दूसरे स्लैब की बात करें, दूसरा स्लैब है मोर देन 2,50,000 बट इक्वल टू आर लेस देन 5 लाख। अर्थात यदि किसी करदाता की इनकम 2,50,000 से अधिक है लेकिन 5 लाख तक है अथवा 5 लाख से कम है, तो उसके लिए जो स्लैब होगा वो सेकेंड स्लैब निर्धारित किया जाएगा। और इसमें जो रेट्स है, ऐसी इनकम पर जो कर की दर है वो 5% है, चाहे असेसमेंट ईयर 2020-21 की बात करें या 2021-22 की बात करें। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि दोनों में सेम एक ही रेट है, तो इसलिए चाहे आप 2020-21 की बात करें या 2021-22 की बात करें, रेट एक ही होंगी। तो यहाँ सेकेंड जो स्लैब है उसमें रेट है 5% की। स्टूडेंट, एक बात यहाँ महत्वपूर्ण जो समझ लेने वाली है वो यह है कि यदि किसी करदाता की इनकम मान लीजिए यदि 3 लाख रुपए है तो उसे 2 स्लैब में बांटा जाएगा, यानी उसकी इनकम अब 2 स्लैब को कवर करेगी। एक तो पहला यानी जहाँ तक एग्जेम्पशन स्लैब है 2,50,000 तक, तो 2,50,000 तक तो उसकी इनकम पे कोई कर नहीं लगेगा और ये सभी करदाताओं के लिए छूट प्राप्त होगी जो नॉन रेजिडेंट हैं और इस ग्रुप से संबंधित हैं। वहीं दूसरे स्लैब की इनकम की बात करें तो यहाँ पर वह इनकम आएगी जो 2,50,000 से अधिक है किंतु 5 लाख या 5 लाख से कम है। तो यदि 3 लाख की इनकम की हम बात करें तो दूसरे स्लैब में जो इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी, तो 3 लाख में से 2,50,000 घटा दीजिए तो बचेगी 50,000। तो यहाँ जो रेट 5% का है यह 3 लाख पूरे पे नहीं लगेगा, किस पर लगेगा, तो जो इस सेकेंड स्लैब की इनकम है उस पर लगेगा जो होगी 50,000। अब ठीक इसी प्रकार से यदि थर्ड स्लैब की बात करें तो थर्ड स्लैब स्टार्ट होती है 5 लाख से ऊपर की इनकम के लिए, यानी इफ द इनकम मोर देन 5 लाख बट इक्वल टू आर लेस देन 10 लाख, यानी 10 लाख तक की इनकम या 10 लाख से नीचे, लेकिन कहाँ 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो वह पार्ट कहाँ पे आएगा, तो थर्ड स्लैब में आएगा। जो थर्ड स्लैब है इसके लिए जो रेट है वो है 20% की। वहीं फोर्थ स्लैब की बात करें तो इसके अंतर्गत उसकी इनकम का वह हिस्सा आएगा जो 10 लाख रुपए से अधिक का है। स्टूडेंट्स, यदि मान लें किसी करदाता की इनकम 15 लाख रुपए की है और वह गत वर्ष के दौरान नॉन रेजिडेंट रहा है, यदि इस व्यक्ति के टैक्स लायबिलिटी की गणना की जाए उसे कितना कर देना होगा भारत में, यदि इस बात की गणना की जाए तो इसके लिए सबसे पहले उसकी इनकम को इन स्लैब्स में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ देखें, इस करदाता की पहले स्लैब की जो इनकम होगी वह होगी 2.5 लाख तक की इनकम, जिस पर उसे कोई कर नहीं देना होगा। दूसरे स्लैब की बात करें तो इसके अंतर्गत उसकी इनकम का वह हिस्सा आएगा जो 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए तक है, तो यह हिस्सा उसका जो होगा वो 2.5 लाख रुपए का होगा, जिस पर उसे 5% के रेट से टैक्स का भुगतान करना होगा। और इस प्रकार यदि देखें तो उसका कर दायित्व तो बना सेकेंड स्लैब के लिए 2.5 लाख पर 5% अर्थात 12,500 रुपये का। वहीं 5 लाख से ऊपर की 10 लाख तक की जो इनकम होगी वह थर्ड स्लैब के अंतर्गत आएगी और थर्ड स्लैब के अंतर्गत यह इनकम 5 लाख रुपए तक की होगी और यह 5 लाख रुपए की जो इनकम है उस पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा और जो टैक्स होगा 5 लाख पर 20% के रेट से वह होगा 1 लाख रुपए। तो थर्ड स्लैब के अंतर्गत जो टैक्स बना वो हो गया 1 लाख रुपए। वहीं फोर्थ स्लैब की बात करें तो इसके अंतर्गत उसकी इनकम का वह हिस्सा आएगा जो 10 लाख रुपए से अधिक का है। तो इस परिस्थिति में देखें तो 10 लाख से ऊपर का जो हिस्सा है वो होगा 5 लाख रुपए। तो इस 5 लाख रुपए पे 30% के रेट से टैक्स लगेगा जो हो जाएगा 1,50,000 रुपये। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखें
तो इस करदाता की जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वह बनती है 2,62,500 रुपये की। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोगों ने एक व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्तियों के समूह जो नॉन रेजिडेंट है, गत वर्ष के दौरान अनिवासी रहा है, उसके कर की दरों को यहाँ देखा। अब हम लोग इसके दूसरे वर्ग की बात करें, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचईएफ और एओपी और बीओआई के लिए इनकम टैक्स की रेट्स की। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट्स के लिए ऐसे करदाताओं के 3 वर्ग बनाए गए हैं और इन वर्गों के आधार पर ही उनकी टैक्स रेट दी हुई हैं। इसमें जो सबसे पहला वर्ग है वह है मेल और फीमेल बिलो 60 ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अर्थात ऐसे महिला या पुरुष या एचईएफ या एओपी या बीओआई जिनकी उम्र, अब यहाँ एचईएफ की उम्र या एओपी बीओआई की उम्र की बात से यहाँ अभिप्राय उनके मैनेजर या उनके हेड या उनके मुखिया की एज से है। यदि ऐसे करदाताओं की उम्र गत वर्ष के दौरान 60 वर्ष से कम है। वहीं दूसरे वर्ग की यदि बात करें तो दूसरे वर्ग में वे करदाता आते हैं जिनकी उम्र गत वर्ष के दौरान कभी भी 60 वर्ष की हो गई हो अथवा 60 वर्ष से अधिक हो किंतु 80 वर्ष से कम हो। ऐसे करदाताओं को सीनियर सिटीजन कहते हैं। वहीं करदाताओं का जो तीसरा वर्ग है वह है सुपर सीनियर सिटीजन का। इसके अंतर्गत वे करदाता आते हैं जिन्होंने गत वर्ष के दौरान कभी भी अपनी 80 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है अथवा 80 वर्ष से अधिक की यदि उनकी उम्र है तो वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीओआई हैं उनके कर का निर्धारण या उनके कर के लिए जो निर्धारित दरें हैं वह उनके उम्र सीमा के आधार पर निर्धारित होती हैं और इस प्रकार से उनके 3 वर्ग हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले वाले वर्ग अर्थात ऐसे करदाताओं का समूह जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम की है, इनके लिए आयकर की निर्धारित दरों को देखें। स्टूडेंट्स, इस वर्ग के करदाताओं के लिए निर्धारित दरें ठीक वही हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ एओपी और बीओआई के लिए निर्धारित दरें हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज़ है। यानी यहाँ पर भी जो पहला स्लैब है वो 2,50,000 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी ये कर मुक्ति की सीमा है। वहीं दूसरे स्लैब की बात करें तो इसके अंतर्गत वह इनकम आती है जो 2,50,000 से अधिक है किंतु 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है और इस पर 5% के रेट से ही टैक्स लगता है। वहीं तीसरे स्लैब की बात करें तो यह है ऐसी इनकम का हिस्सा है जो 5 लाख रुपए से अधिक है किंतु 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है और इस पर 20% की रेट से टैक्स लगता है। वहीं चौथे स्लैब की बात करें तो इसके अंतर्गत आय का वह हिस्सा आता है जो 10 लाख रुपए से अधिक का है और इसके लिए वही दर है अर्थात 30% की रेट है। तो यहाँ देखें, रेजिडेंट इंडिविजुअल हु नॉट कंप्लीटेड 60 ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड एज पर रेट्स डिसाइडेड फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ एओपी एंड बीओआई। दोनों में यहाँ कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे वर्ग के करदाताओं की जो हैं सीनियर सिटीजन, जिन्होंने गत वर्ष के दौरान 60 वर्ष की उम्र अपनी पूरी कर ली है अथवा उससे अधिक है किंतु 80 वर्ष से कम के हैं, उनके संबंध में। तो यहाँ पर जो आयकर के लिए जो पहला स्लैब है वो उसके अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की इनकम पर
कोई भी कर नहीं लगता है, अर्थात 3 लाख रुपए या उससे कम की इनकम है तो उस करदाता को कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है और उसकी इनकम पहले स्लैब के अंतर्गत आती है। वहीं इसके दूसरे स्लैब की बात करें तो दूसरा स्लैब स्टार्ट होता है 3 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर, लेकिन 5 लाख रुपए तक की इनकम तक ही। तो यहाँ पर जो रेट है वो 5% की है। तीसरे स्लैब की बात करें तो तीसरा स्लैब स्टार्ट होता है सेम एज पर एबव, अर्थात 5 लाख रुपए से अधिक की इनकम किंतु 10 लाख रुपए से ज़्यादा न हो, तो ऐसी इनकम पर 20% के रेट से टैक्स लगता है। वहीं इसके चौथे या अंतिम स्लैब की बात करें तो इसमें ऐसी इनकम को शामिल किया जाता है जो 10 लाख रुपए से अधिक की है और इस पर 30% के रेट से टैक्स लगता है। तो यहाँ यदि आप देखें तो ऐसे करदाता जो 60 साल से कम के हैं यानी पहले वर्ग के हैं और ऐसे करदाता जो सीनियर सिटीजन है दूसरे वर्ग के हैं, तो इन दोनों के रेट्स में जो अंतर है वह केवल स्लैब नंबर 1 और स्लैब नंबर 2 के संबंध में है। वो भी रेट्स तो एज इट इज़ हैं, यहाँ पर अमाउंट में अंतर है। जहाँ तक पहले स्लैब यानी कर मुक्ति के स्लैब की बात करें तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। वहीं दूसरे स्लैब की यदि बात करें तो 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक की इनकम ही इसमें शामिल होती है, अर्थात यह स्लैब मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। वहीं अगर पहले वर्ग की बात करें तो दूसरे स्लैब की इनकम 2.5 लाख रुपए तक की हो सकती थी। तो यहाँ पर ये 2 अंतर हैं, अर्थात पहले वर्ग के अंतर्गत कर मुक्ति की सीमा 2,50,000 है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए कर मुक्ति की सीमा 3 लाख रुपए तक है। और दूसरा स्लैब पहले वर्ग के लिए 2.5 लाख से शुरू हो जाता है, कर मुक्ति की जहां सीमा खत्म होती है वहीं से स्लैब शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वर्ग के करदाताओं के लिए भी है, दूसरा स्लैब वहीं से शुरू होता है जहां कर मुक्ति की सीमा ख़त्म होती है, लेकिन यहाँ अमाउंट चेंज हो जाता है, वहाँ 2,50,000 रुपये से शुरू होता है, यहाँ 3 लाख रुपये से शुरू होता है। बाकी रेट्स की यदि बात करें तो देखिए यहाँ दूसरे में 5% है, वहाँ भी 5% है, यहाँ तीसरे में 20% है, यहाँ भी 20% है, चौथे में 30% है, यहाँ भी 30% है। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट सीनियर सिटीजन को प्राप्त है। वहीं यदि सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहाँ पहला स्लैब जो है वह है 5 लाख रुपए तक की इनकम का, यानी यदि करदाता की इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है तो इस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा यदि करदाता इस तीसरे वर्ग से बिलोंग करता है तो। वहीं दूसरे स्लैब की बात करें तो पहले स्लैब के बाद यह शुरू होता है, यानी 5 लाख से अधिक की इनकम और 10 लाख रुपए तक की इनकम तक का यह स्लैब नंबर 2 है, जिस पर सीधे 20% के रेट से टैक्स देना होता है। वहीं तीसरे स्लैब की बात करें तो यह स्लैब है उस इनकम के लिए जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है, और यहाँ रेट की बात करें तो रेट 30% का ही है। अब यदि तीनों वर्ग के करदाताओं को एक नज़र हम लोग देखें तो यहाँ पर जो अंतर प्रमुख है वो यह है कि पहले वर्ग के करदाताओं को मिलने वाली छूट एग्जेम्पशन लिमिट केवल 2,50,000 है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक की है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक की है। दूसरा अंतर जो देखने को मिलेगा वह सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा। यहाँ 5% की कोई रेट नहीं है, क्योंकि इनकी पहली और दूसरी स्लैब की जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है, इसलिए यहाँ पर सीधे 20% के रेट से असेसमेंट होता है, टैक्स का असेसमेंट होता है। इसलिए यहाँ केवल 3 ही स्लैब देखने को मिलते हैं, पहला 5 लाख तक की इनकम का जो कर मुक्त होता है, और दूसरा जो अन्य की परिस्थिति में तीसरा है वह सुपर सीनियर सिटीजन में दूसरा स्लैब हो जाता है, जबकि अन्य में जो चौथा स्लैब है वह सुपर सीनियर सिटीजन में तीसरा स्लैब होता है। रेट्स सेम है, एज इट इज़ है, यानी सबके लिए
एक समान है स्लैब की यदि बात करें। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर की निर्धारित जो रेट्स हैं उनके बारे में देखा। स्टूडेंट्स, आयकर के निर्धारण के लिए यह जो रेट्स जिनको अभी हम लोगों ने देखा, इनको हम लोग नॉर्मल रेट्स कहते हैं। यह नॉर्मल रेट्स वाली इनकम पर लागू होती हैं। स्टूडेंट, आयकर के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम का असेसमेंट या टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण दो वर्गों में बांट कर किया जाता है। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें एक हिस्सा, जो पहला वाला हिस्सा होता है, वो होता है स्पेशल रेट्स इनकम का, यानी ऐसी इनकम जिन पर विशेष दर से आयकर लगता है। और दूसरा जो वर्ग होता है वह होता है नॉर्मल रेट्स का, यानी ऐसी इनकम का जिन पर नॉर्मल रेट्स अर्थात अभी तक जो रेट हम लोगों ने देखा उस दर से कर लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि किसी करदाता की टैक्सेबल इनकम में स्पेशल रेट से टैक्स लगने वाली इनकम भी शामिल है और यह इनकम उस करदाता के एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक की है, अर्थात अभी हम लोगों ने एग्जेम्पशन लिमिट देखा। एग्जेम्पशन लिमिट नॉर्मल देखें तो 2,50,000 रुपये तक का है, सीनियर सिटीजन का 3 लाख रुपये तक का है, वहीं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यदि बात करें तो 5 लाख रुपये तक का है। तो यदि करदाता की टोटल टैक्सेबल इनकम अर्थात स्पेशल रेट वाली इनकम और नॉर्मल रेट वाली इनकम दोनों को जोड़ करके यदि उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो स्पेशल रेट्स को अलग कर लेते हैं। स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग कर लिया जाता है और उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगाया जाता है, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। और जो बची हुई इनकम होती है उस पर नॉर्मल रेट से अभी जो हम लोगों ने देखा उस आधार पर स्लैब में डिवाइड करके उस पर कर लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात करें स्पेशल रेट्स और स्पेशल रेट से रिलेटेड इनकम की, तो यहाँ पर जो सबसे पहले इनकम आती है वह है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अगर इस प्रकार की इनकम है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत है और धारा 111A के अंतर्गत असेस्ट की गई है तो उस पर 15% फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों की आय से संबंधित है, जिस पर 20% के रेट से टैक्स लगता है। वहीं तीसरे वर्ग की बात करें तो यह ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है जो लिस्टेड सिक्योरिटीज से प्राप्त हुई हैं और उनकी आय को बिना इंडेक्स किए हुए ज्ञात किया गया है। इसका कंप्लीट अध्ययन हम लोग पूंजी लाभ शीर्षक में, कैपिटल गेन शीर्षक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट होगा। इस वर्ग की यदि इनकम है तो उस पर 10% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। वहीं इस वर्ग की चौथी जो इनकम है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, यानी ऐसी दीर्घकालीन पूंजी आय जो धारा 112A के अंतर्गत करयोग्य होती है, उन पर 10% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। वहीं कैजुअल इनकम, जिसके अंतर्गत लॉटरी की इनकम, हॉर्स रेसेस की इनकम, गैम्बलिंग या अदर कैजुअल इनकम्स आती हैं, इन पर 30% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। वहीं यदि नॉर्मल रेट्स की बात करें तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल रेट्स को यहाँ पे देखा है, लेकिन हाँ, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि कौन सी इनकम पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले करदाता की टोटल टैक्सेबल इनकम में से स्पेशल रेट वाली इनकम को घटा दिया जाता है और जो इनकम बच जाती है उसको फिर से स्लैब के आधार पर एसेस करके और उस पर टैक्स की गणना की जाती है। इसका अध्ययन हम लोगों ने अभी जस्ट पहले किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग समझते हैं कि किसी करदाता की टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार से निर्धारित की जाती है और उसमें और कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म होता है वह होता है
टोटल टैक्सेबल इनकम या एग्रीगेट इनकम का निर्धारण करना। इस एग्रीगेट इनकम को हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम के चैप्टर में पढ़ा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। उसमें हमने एग्रीगेट इनकम को बताया हुआ है। एग्रीगेट इनकम भी एक तरीके से टैक्सेबल इनकम की ही तरह होती है। फर्क यह होता है कि यदि किसी करदाता की इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक है तो उसे टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो इनकम प्राप्त होती है उसे एग्रीगेट इनकम कहते हैं और इसी पर कर की गणना की जाती है। तो चाहे टैक्सेबल इनकम हो या एग्रीगेट इनकम हो, इसको सबसे पहले नोट किया जाता है और इसी इनकम पर कर की गणना की जाती है। और इस इनकम को सबसे पहले 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी इसमें यह देखा जाएगा कि क्या कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है। तो यदि कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है तो सबसे पहले टैक्स ऑन स्पेशल रेट इनकम, यानी सबसे पहले स्पेशल रेट वाली इनकम पर कर लायबिलिटी की गणना की जाएगी, टैक्स लायबिलिटी की गणना की जाएगी। उसके बाद जो इनकम बचेगी उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको अभी हम लोगों ने देखा है। इस प्रकार से जो टैक्स लायबिलिटी प्राप्त होगी उसमें से एग्रीकल्चरल इनकम चूँकि इंडिया में कर मुक्त होती है, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम पर जो कर दायित्व बनता है उसको घटा दिया जाता है। इसको भी हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम में देखा है। यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूँकि प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यदि करदाता की इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया को शामिल किया गया है तो उस पर टैक्स की छूट इस प्रकार से इस स्टेप पर देय होगी। अब जो कर दायित्व बचेगा अर्थात एग्रीकल्चरल इनकम पर कर दायित्व घटाने के बाद उसमें से टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A डिडक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। जहाँ तक इस रिबेट की बात करें तो रिबेट एक प्रकार का छूट होता है। सेक्शन 87A के अंतर्गत जो रिबेट प्राप्त होती है वह केवल इंडिविजुअल को प्राप्त होती है, एक व्यक्तिगत करदाताओं को ही प्राप्त होती है और ऐसे इंडिविजुअल करदाताओं को प्राप्त होती है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक की नहीं है। ऐसे करदाताओं को मिलने वाली छूट की जो सीमा है वह उनके कर दायित्व या 12,500 रुपये जो दोनों में कम है उस राशि तक ही छूट प्राप्त होगी। यहाँ यदि रिबेट लागू है तो रिबेट इस प्रकार से घटाने के बाद जो कर दायित्व बचता है इसमें सरचार्ज ऐड किया जाता है। सरचार्ज का मतलब एक अतिरिक्त भार है, अधिभार है, जो कर पर लगने वाला कर है। स्टूडेंट, सरचार्ज सभी प्रकार के करदाताओं के लिए नहीं लगाया जाता है। सरचार्ज केवल उच्च वर्ग के करदाताओं के लिए ही लगाया जाता है। और यहाँ यदि सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज के लिए जो पहला करदाताओं का वर्ग है वह है कि यदि करदाता की इनकम 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, अर्थात 1 करोड़ रुपए से कम है, तो इस वर्ग के करदाताओं के लिए सरचार्ज की जो दर है वह 10% है। और यहाँ देखें सरचार्ज जो है वो टैक्स पर लगाया जाता है। तो यहाँ स्पष्ट कर ले कि जो रिबेट के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, इस टैक्स लायबिलिटी पर 10% और टैक्स लगेगा, यानी टैक्स पर ही 10% और टैक्स सरचार्ज लगाया जाएगा। वहीं दूसरे प्रकार की यदि करदाताओं की बात करें जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है किंतु 2 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसे करदाताओं पर सरचार्ज की दर 15% की होती है। वहीं तीसरे वर्ग की यदि बात करें तो इसमें वे करदाता आते हैं जिनकी आय 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम है, तो इस प्रकार के करदाताओं पर 25% का सरचार्ज लगता है। वहीं
चौथे वर्ग के करदाताओं की बात करें तो इसके अंतर्गत वे करदाता आते हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ऐसे करदाताओं पर सरचार्ज की दर 37% यानी 37% की होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ करदाता जिस समूह वर्ग का होगा उसके लिए निर्धारित सरचार्ज की दर से उसके आयकर पर सरचार्ज ऐड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, जहाँ तक मार्जिनल रिलीफ का प्रश्न है, सीमांत राहत का प्रश्न है, इसके संबंध में यदि किसी करदाता पर सरचार्ज लगाया जाता है तो इस प्रकार सरचार्ज के लिए एलिजिबल लिमिट से ऊपर की जो आय होती है, अर्थात यदि वह करदाता 50 लाख या उससे ऊपर के आय वर्ग का है या 1 करोड़ रुपए के ऊपर वाले आय वर्ग का है या 2 करोड़ वाले आय वर्ग का है या किसी अन्य आय वर्ग का है, तो इस आय वर्ग की सीमा से ऊपर की जो इनकम होगी उस पर लगने वाला कर तथा सरचार्ज का अमाउंट दोनों को जोड़ करके जो सम टोटल होगा वह सम टोटल उस अतिरिक्त इनकम से अधिक नहीं हो सकता है। इसको आप सब एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ देखें, यदि मान लें किसी व्यक्ति की टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए की है तो यह करदाता सरचार्ज के लिए एलिजिबल होगा, यानी इसके टैक्स में सरचार्ज ऐड किया जाएगा और सरचार्ज की जो दर होगी, चूंकि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर वाला है, 2 करोड़ से कम है, जिसके लिए दर होती है 15%, 15% की दर होती है, तो उस वर्ग का यह है। तो आइए जरा इसके टैक्स लाइबिलिटी की गणना करें। तो सबसे पहले इसकी इनकम का वह हिस्सा जो 2,50,000 रुपये तक है उस पर कोई कर नहीं लगेगा। अगले 2,50,000 रुपये तक की लिमिट यानी दूसरे स्लैब की यदि लिमिट की बात करें तो इसके अंतर्गत उसकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम होगी जिस पर 5% के रेट से टैक्स लगेगा और वह होगा 12,500। वहीं यदि तीसरे स्लैब की बात करें जो 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक का है, इसमें 5 लाख तक की उसकी इनकम होगी जिस पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा और टैक्स हो जाएगा 1 लाख रुपए। वहीं अगली इनकम की बात करें तो वह हो जाएगी 92 लाख, क्योंकि देखें यहाँ 2.5 लाख रुपए कर मुक्त हो गया। अगला 2.5 लाख रुपए दूसरे स्लैब का यानी 5 लाख रुपए, और फिर 5 लाख रुपए की बात करें तो 10 लाख रुपए तक का तो हिसाब हो गया, लेकिन टोटल टैक्सेबल इनकम है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। तो इसमें से 10 लाख रुपए यदि घटा दें तो बची हुई इनकम बचती है 92 लाख रुपए की, 92 लाख की, जिस पर हाईएस्ट रेट से टैक्स लगेगा जो इस वर्ग का चौथा स्लैब है और रेट होगी 30% की। और इस प्रकार देखें तो 92 लाख पर जो 30% के रेट से टैक्स बनता है वो बनता है 27,60,000। यदि इसको सम टोटल करें तो टोटल टैक्स लायबिलिटी इस करदाता की बनती है 28,72,500। अब चूँकि ये सरचार्ज की कैटेगरी वाला करदाता है यानी इसकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, तो दूसरे वर्ग के सरचार्ज के लिए एलिजिबल है जिस पर 15% से सरचार्ज लगता है, तो सरचार्ज ऐड किया जाएगा। और एक बात यहाँ फिर स्पष्ट कर लें, सरचार्ज जो लगता है वो इनकम पे नहीं लगता है, वह टैक्स पे लगता है। तो सरचार्ज के पहले का जो टैक्स होता है, सरचार्ज जोड़ने के पहले का जो टैक्स होता है उसी पर इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ इसकी गणना किस पे की जाएगी, तो 28,72,500 जो है इस पर 15% के रेट से कैलकुलेशन किया जाएगा सरचार्ज के अमाउंट का, जो बनता है 4,30,875 रुपीज़ का। अब यदि इसको हम लोग ऐड कर दें तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 33,03,375 रुपये की। स्टूडेंट, यहाँ एक बात गौर करने वाली है, यदि करदाता की इनकम 1 करोड़ रुपए से कम होती तो उस पर सरचार्ज की दर 10% से लगती, लेकिन
यहाँ 2 लाख रुपए की अतिरिक्त इनकम होने की वजह से उसे 4,30,000 रुपये सरचार्ज के रूप में देना पड़ रहा है, जबकि उसकी एक्सेस इनकम जो है वह केवल 2 लाख रुपए से 1 रुपये ज़्यादा है। यानी 2,01,000 रुपये यदि कम होता तो यह 10% वाले सरचार्ज में आ जाता, लेकिन यहाँ पर 2,01,000 रुपये ज़्यादा होने की वजह से इसका टोटल सरचार्ज जो बन रहा है वह बन रहा है 4,30,875 रुपये का। यहाँ इसी बात को गौर करने वाली है कि इनकम कम बढ़ रही है, लेकिन उससे पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है वो उस इनकम से भी ज़्यादा है। तो यदि इसके लिए कोई व्यवस्था न की जाए तो आमतौर पे आदमी आसपास की इनकम को छुपाने का प्रयास करेगा। तो इनकम टैक्स ने इसके लिए मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था की, और यह मार्जिनल रिलीफ कहता है कि कोई बात नहीं, जो ये अतिरिक्त इनकम है ना, इस इनकम से ज़्यादा सरचार्ज और टैक्स का अमाउंट नहीं हो सकता है। तो आइए अब इस संबंध में मार्जिनल रिलीफ की गणना करके हम लोग देखें कि इस परिस्थिति में मार्जिनल रिलीफ कितने रुपए तक की मिलेगी। तो मार्जिनल रिलीफ की यदि गणना की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को 2 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर बनने वाला टैक्स कैलकुलेट करना होगा, और चूंकि यह चौथे स्लैब की इनकम ही होगी हर हाल में, चाहे वो 2 करोड़ के ऊपर हो या 50 लाख के ऊपर हो। भाई 10 लाख से ऊपर की सारी इनकम चौथे स्लैब के आती है, और चौथे स्लैब में जो टैक्स रेट होती है वो 30% की होती है। तो यहाँ पर जो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है उसके लिए जो टैक्स बनता है वह बनता है 60,000 रुपये। वहीं यदि सरचार्ज की बात करें तो इसमें सरचार्ज ऐड कर दें जो है 4,30,875 रुपये, तो टोटल सरचार्ज प्लस टैक्स बनता है 4,90,875 रुपये। और ये क्यों इतना हुआ? क्योंकि उसने ये गुनाह किया क्या कि उसने अपनी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा कमाई। भाई 1 करोड़ से ज़्यादा तो उसने 2 ही लाख रुपये कमाया ना, लेकिन भरना कितना पड़ रहा है? 4,90,875 रुपये। तो बेचारा वो तो अधिक कमा के घाटे में है ना। तो यहाँ एक पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिसकी व्यवस्था इनकम टैक्स ने मार्जिनल रिलीफ नाम से करी। अब इनकम टैक्स ने क्या कहा? इनकम टैक्स ने कहा कोई बात नहीं भाई, यदि आपकी अतिरिक्त इनकम पर टैक्स और कुल सरचार्ज का अमाउंट अतिरिक्त इनकम से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा है ना वो घटा दिया जाएगा, और वो घटा करके क्या कहा जाएगा? तो उसी को तो मार्जिनल रिलीफ कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4,90,875 में से चूंकि एक्सेस इनकम उसकी केवल 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे घटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मार्जिनल रिलीफ होगा वह होगा 2,90,875 का, जिसकी कि उसे छूट मिल जाएगी, उसकी टैक्स लायबिलिटी में से इसे घटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ इस व्यक्ति के कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की बात करें तो अभी सरचार्ज ऐड करके जो इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 33,03,375 रुपये की। लेकिन यदि मार्जिनल रिलीफ यहाँ अप्लाई कर दिया जाए, जो कि अप्लाई होगा ही, तो मार्जिनल रिलीफ यहाँ घटाया जाएगा 2,90,875 का। तो इस प्रकार से इस करदाता का जो टैक्स लायबिलिटी है सरचार्ज ऐड करने के बाद से और मार्जिनल रिलीफ को देने के बाद वह होती है 30,12,500 रुपये की। तो यहाँ आप लोगों ने मार्जिनल रिलीफ के फायदे को समझा, यानी यदि करदाता की इनकम सरचार्ज लिमिट से थोड़ी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में मार्जिनल रिलीफ अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है तो टैक्स प्लस सरचार्ज उसकी इनकम से कम हो जाएगा और तब उसे मार्जिनल रिलीफ प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार करदाता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था की गई, जिससे कि सरचार्ज का उस व्यक्ति पर बहुत अधिक भार न पड़े। अगर ज़्यादा परेशान होगा सरचार्ज से तो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा छुपा लेगा, इनकम टैक्स को नहीं बताएगा।
तो इनकम टैक्स को ही अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो इनकम टैक्स ने इससे बचने के लिए मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था कर दी कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका अतिरिक्त दुख दर्द है ना, तो उसे हम मार्जिनल रिलीफ के सहायता से हर लेंगे। जैसे फास्ट रिलीफ होता है ना, चोट लगी तो फास्ट रिलीफ लगा दिया, तो इनकम टैक्स ने कहा चलो हम मार्जिनल रिलीफ लगा देंगे। तो इस प्रकार से मार्जिनल रिलीफ के द्वारा सरचार्ज के एक्सेस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब हम लोग अपने टैक्स लायबिलिटी के प्रोसीजर पे आएँ, तो यहाँ हम लोग सरचार्ज को यदि ऐड कर देते हैं तो सरचार्ज को ऐड करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो अल्टीमेट अंतिम टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड किया जाता है, जो इन दोनों असेसमेंट ईयर के लिए 4% की दर से लगाया जाएगा। अब यहाँ जो 4% है यह भी टैक्स पर लगाया जाएगा। और कौन सा टैक्स? वह टैक्स जो सरचार्ज लगाने के बाद आता है। इस प्रकार से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आती है इसको ग्रास टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। इसको ग्रास टैक्स लायबिलिटी या सकल कर दायित्व तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि करदाता ने पहले से कोई टीडीएस जमा कर रखा है, कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स दे रखा है, तो उसको यहाँ पर घटा दिया जाता है। और घटाने के बाद यदि पॉजिटिव में इनकम आती है तो करदाता को यह कर दायित्व के रूप में भुगतान करना होता है। और यदि यहाँ पर निगेटिव में अमाउंट आता है तो करदाता को रिटर्न प्राप्त होता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता को भुगतान करता है क्योंकि उसका कर ज़्यादा है डिडक्शन के रूप में या एडवांस टैक्स के रूप में, जबकि ग्रास टैक्स लायबिलिटी कम है। तो इसी केस में ये माइनस आ सकता है। तो यहाँ पर नेट टैक्स पेबल की जगह पे नेट टैक्स रिफंड होता है। तो यह होती है टैक्स लायबिलिटी निकालने की प्रक्रिया और टैक्स लायबिलिटी को निर्धारित करने की प्रक्रिया। स्टूडेंट, यहाँ तक जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया यह असेसमेंट ईयर 2020-21 या असेसमेंट ईयर 2021-22 के संबंध में एज इट इज़ है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को एक अतिरिक्त व्यवस्था का लाभ मिलना शुरू होगा और इसे फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक अतिरिक्त सेक्शन 115 BAC को ऐड करके दिया जा रहा है। और यह जो अतिरिक्त सुविधा है इसका नाम है कंसेशनल स्लैब रेट। स्टूडेंट, यह कंसेशनल स्लैब रेट की व्यवस्था असेसमेंट ईयर 2021-22 से अवेलेबल होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल वे करदाता ही अपने आय का असेसमेंट करा सकते हैं जो किसी प्रकार के डिडक्शंस जैसे LTC, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अदर देन 80CCD2 और सेक्शन 80JJA के अंतर्गत कोई छूट प्राप्त न की है। केवल वही व्यक्ति इस स्लैब सिस्टम के अंतर्गत अपनी आय पर कर का निर्धारण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो इनकम की स्लैब्स हैं उनमें सबसे पहला स्लैब है इफ़ द इनकम इक्वल टू आर लेस देन 2,50,000। तो वहाँ पर जो टैक्स की रेट है वो 0 है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल के बारे में टैक्सेशन देखा था, तो वहाँ पर रेजिडेंट एसएससी को उम्र का लाभ मिलता है, एज ग्रुप के आधार पर यहाँ जो है एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें छूट प्राप्त होती है। लेकिन यदि वह कंसेशनल स्लैब रेट के आधार पर अपना असेसमेंट कराते हैं तो उन्हें इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। यह सभी प्रकार के व्यक्तिगत करदाताओं और एचयूएफ पर यही स्लैब
लागू होगा उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पहली स्लैब 2,50,000 तक की इनकम का है जिस पर कोई कर नहीं लगता है। वहीं दूसरे स्लैब की बात करें तो यह ऐसी इनकम का है जो 2,50,000 से अधिक है किंतु 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। तो इस वर्ग की इनकम पर 5% के रेट से टैक्स लगेगा। वहीं तीसरे स्लैब की बात करें तो यहाँ पर अन्य स्लैब की तरह नहीं है, यहाँ थोड़ा अंतर है। यहाँ देखें तो इसके अंतर्गत वह इनकम आएगी जो 5 लाख रुपए से अधिक तो है किंतु 7,50,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली इनकम पर 10% के रेट से टैक्स लगेगा। वहीं अभी हम लोगों ने जब पिछली व्यवस्था में देखा था तो 10% का कोई रेट ही नहीं था, यहाँ पर 10% का भी रेट उपलब्ध है। वहीं अगले स्लैब की बात करें तो वह है 7.5 लाख रुपए से अधिक की इनकम के लिए, जो जाता है 10 लाख रुपए तक की इनकम के लिए, और इस पर जो असेसमेंट है वो रेट है 15% का। वहीं अगला जो स्लैब है वह स्टार्ट होता है 10 लाख रुपए से अधिक की आय के लिए, और यह स्लैब जाता है 12,50,000 रुपये तक की इनकम तक का, और इस वर्ग में आने वाली आय पर 20% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। वहीं इसके अगले स्लैब की बात करें तो वह स्टार्ट होता है 12 लाख से अधिक की आय के लिए, और इसकी जो लिमिट है वो 15 लाख रुपए तक की है। इस स्लैब के अंतर्गत आने वाली आय पर 25% की दर से कर लगता है। वहीं इसका लास्ट जो स्लैब है वो है 15 लाख से ऊपर की इनकम का, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% के रेट से टैक्स लगता है। तो यहाँ पर देखें टैक्स रेट्स को लेकर के स्लैब की यहाँ अधिकता है, लेकिन ऐसे करदाता जिनकी आय ज़्यादा है और उनकी कटौतियाँ कम हैं या कटौतियों का कम लाभ लेना चाहते हैं, वह इस वर्ग के अंतर्गत अपना टैक्स असेसमेंट करा सकते हैं। वैसे कंसेशनल स्लैब रेट की इनकम टैक्स में बाध्यता नहीं है, ये ऑप्शनल है। करदाता के ऊपर यह बात निर्भर करती है कि वह कंसेशनल स्लैब रेट से कराता है कि जो ट्रेडिशनल स्लैब रेट है उस रेट से कराता है। तो जो भी उसे सूट करता है, जिसमें उसको फ़ायदा है, उसके अंतर्गत वह अपना असेसमेंट करा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक बार के फ़ायदे में हो सकता है आने वाले समय में घाटे का सौदा ना हो जाए, क्योंकि यह ऑप्शन केवल उन करदाताओं के लिए हर गत वर्ष में एक ऑप्शन के रूप में उपलब्ध होगा जिनकी आय में बिजनेस इनकम शामिल नहीं है। लेकिन यदि किसी करदाता की आय में बिजनेस इनकम शामिल है और वह एक बार यदि कंसेशनल स्लैब रेट से अपना असेसमेंट करा लेता है तो आगे के हर सालों में उसे इसी स्लैब रेट के अंतर्गत अपनी आय पर कर देना होगा। तो ये एक तरीके से ऑप्शनल केवल ऐसे करदाताओं के लिए है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम का मतलब कि आपने देखा है इनकम के 5 हेड्स होते हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसी का ये तीसरा हेड है बिजनेस इनकम का। तो यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में कोई इनकम है तो एक बार यदि कंसेशनल स्लैब रेट के आधार पर टैक्सेशन करा लिया तो आने वाले हर सालों में इसी दर से कर का भुगतान करना पड़ेगा, या इसी कंसेशनल स्लैब के आधार पर ही कर की गणना की जाएगी और कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसको ऑप्ट करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। स्टूडेंट, इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के कर दायित्व को देखा। शेष एसएससीज के कर दायित्व की गणना के लिए जो इनकम टैक्स के द्वारा निर्धारित रेट्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उन्हें हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में कवर करेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है, यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है या किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट, यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये लाइक्स और शेयर ही आपके इस वीडियो की फीस हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।